Good morning, students, and welcome back. Next topic, next chapter is nationalism in India. In previous chapter, first chapter, the rise of nationalism in India, uh, we explained about, and second chapter and third chapter are are या तो आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ना है इंडो चाइना और आपको थर्ड चैप्टर पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दोनों ऑप्शनल है, या तो उसमें से पूछेगा और या तो इसमें से पूछेगा। तो फर्स्ट के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वह थर्ड चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो लेट अस गो। यानी कि जो भारत में राष्ट्रवाद रहा, राष्ट्रवाद की जो इंडियन नेशनलिज्म की जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड रहा, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए प्रीवियस क्लास 8 यानी कि जो अर्लीस्ट बुक है क्लास 8 की, क्लास 8 में आप लोगों ने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके 20 सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक उसको एक्सप्लेन किया गया था। उसमें आपका जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। और क्लास 10th में हम लोग 20 सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड आफ्टर यानी कि राइज ऑफ महात्मा गांधी या इंटरफेरेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राजनीति में जब कदम रखा गया, उसके बाद से लेके इस चैप्टर में हम लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ना है, साथ ही साथ सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट पढ़ना है और कुछ एक्सप्लेनेशन रहेगा क्विट इंडिया मूवमेंट पे। यानी कि ये जो इधर के गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो 3 इम्पोर्टेंट मूवमेंट थे, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसके अबाउट एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें कुछ नेहरू रिपोर्ट्स की जो 1928 में आया, इस पर भी चर्चाएं होंगी। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे उस पर भी होंगी। कम्युनल अवार्ड जो आया 1935 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये जो 1919 का जो आया। फिर गांधी जी के जो इसके पहले के स्टार्टिंग के सत्याग्रह मूवमेंट रहे, जिनमें 1917 का चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा इंडिया में चलाया गया पहला मूवमेंट था और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। सेकेंड, अहमदाबाद मिल वर्कर्स को लेके चलाया गया गांधी जी का जो मूवमेंट था। फिर गुजरात में ही जो खेड़ा सत्याग्रह था। तो फिर 1919 का जो रॉलेट सत्याग्रह रहा, जो स्पेशली रूप से रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ये भी गांधी जी के द्वारा एक ब्रॉड लेवल पे चलाया गया था। तो इन सब टॉपिक्स पे चर्चा होंगी इस लेसन में, नेशनलिज्म इन इंडिया में। और नेशनलिज्म इंडिया यानी कि इंडिया में नेशनलिज्म का इमरजेंस कैसे हुआ, जो भारतीय राष्ट्रवाद था इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, इसका जो बैकग्राउंड तैयार हुआ वह किस बेस पे हुआ। और तो स्पेशली इसमें हम लोगों को महात्मा गांधी और उनके द्वारा जो मेन मूवमेंट चलाया गया, अभी मैंने जिस मूवमेंट का नाम लिया, उनको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, एंड इंडियन नेशनलिज्म के फेवर में इसको समझेंगे। तो लेट अस गो। नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। एज यू have seen, modern nationalism in Europe came to be the associated with the formation of nation state। यानी कि जो यूरोप में, एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म था इन यूरोप, स्पेशली क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इसी पे है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, नेशन स्टेट का इमरजेंस। तो वही कह रहा है मॉडर्न nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state। यूरोप में जो नेशनलिज्म आया, जब यूरोप में नेशन स्टेट का एक ड्यूरेशन चला, दौर चला, यानी कि जब, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जो नेशन स्टेट होते हैं उनकी मेन जो थिंग्स होती है, एक तो उनका एक सर्टेन एरिया होना चाहिए, सेकेंड एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो भी काउंटेड पॉपुलेशन, सर्टेन पॉपुलेशन, एंड
गवर्नमेंट, उसको रन करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को पावर होना चाहिए, वहाँ पे सॉवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट पीपल्स के पास पावर होने चाहिए। ओके, तो नेशन स्टेट के लिए ये फोर्थ थिंग जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, और भी चीज़ें हैं लेकिन मेन यही एक नेशन स्टेट के लिए। और एक क्या, एक उनके अंदर यूनिटी का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो इट आल्सो मीन ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स undertaking of who they were and what defined their identity and sense of belonging। इसमें होता है कि लोगों की अपने को खुद को पहचानते हैं कि हम क्या हैं, हम किस नेशन में रह रहे हैं, किस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिसके लिए हम अपने को डिवोटी कर सके। तो उनकी एक पीपल्स की जो नेशन स्टेट होते हैं, वहाँ पीपल्स की अपनी स्पेशल आइडेंटिटी होती है। जैसे हम लोग की स्पेशल आइडेंटिटी है इंडियंस की, हम लोग भारतीय हैं, तो जो भी इंडिया का एक सर्टेन एरिया है उसके अंदर चाहे डिफरेंट टाइप के, और इंडिया वर्ल्ड की जो कंट्री है उनमें एक यूनिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता के जो फीचर्स हैं। आप लोग डिफरेंट एरिया में देखिए, इंडिया नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, डिफरेंट टाइप के हेरिटेज है, कल्चरल डाइवर्सिटी लार्ज स्केल पे पाई जाती है। इन कल्चरल डाइवर्सिटी के बिसाइड्स में इंडिया क्या है, इंडिया इज अ यूनिटी कंट्री, यूनाइटेड कंट्री, यानी कि इंडिया एक क्या है, एक राष्ट्र है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, या जो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज को देखा जाए तो उससे हट के एक बेटर एग्जाम्पल है। सेम टू सेम जो यूरोपीय कॉन्टिनेंट है, स्पेशली रूप से इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, डिफरेंट टाइप के स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, हॉलैंड, यहाँ पे इंडिया में जो इथनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है सेम टू सेम एज डाइवर्सिटी यूरोप में भी थी। बट यूरोप क्या है, यूरोप इस इथनिक डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं कर पाया और स्मॉल कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई तो यह सोच के गई थी, जिसने डिवाइड रूल पॉलिसी को फॉलो किया, इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट कराने का काम किया, तो ब्रिटिश ये सोच के गए थे कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन जैसा यूरोप की कंडीशंस है, जैसा हाल हुआ यूरोप का, वैसे एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया भी क्या होगा, डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। यही इंडिया की क्या है, यही इंडिया की अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है, और प्रत्येक इंडियन, एवरी इंडियंस की ये क्या है, फीचर्स है और उनकी आइडेंटिटी है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है। एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, एक न्यू सिंबल्स होते हैं किसी भी नेशन स्टेट में, या जहाँ पे नेशनलिज्म की जो स्पिरिट होती है स्प्रेड करती है। जैसे वन फ्लैग होगा, जैसे इंडिया का एक वन कॉमन फ्लैग है, वन सॉन्ग्स है, इसका नेशनल एंथम है, तो साइन भी है। ओके, तो वही बात कर रहा है। एंड न्यू सॉन्ग्स, न्यू एंड आइडियाज, फॉरगेट न्यू लिंक्स एंड रिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटी। ओके, एंड इन द मोस्ट कंट्रीज, अगर हम अधिकांश देशों को देखें, द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशन आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। क्यों, ये जो न्यू नेशंस आइडेंटिटी है, इसको बनाने में एक लंबी प्रोसेस, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। एंड हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस अराइज इन इंडिया, और इंडिया में या अदर कंट्रीज में, स्पेशली इसमें हम इंडिया के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इंडिया में कैसे क्या हुआ, जो नेशनलिज्म का कॉन्शियसनेस था, जो चेतना थी उनके अंदर की, जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस था, राष्ट्रीय जो चेतना थी, वो इंडियंस पीपल्स में कैसे इंटर की, कैसे आई, कैसे इंडिया के पीपल क्या हुए, अपने को एक इंडियन आइडेंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश करने का काम भारतीयों के द्वारा किया गया। ओके, देखिए, इन इंडिया, भारत में, एज इन वियतनाम एंड सेवरल अदर कॉलोनीज, अगर हम इंडिया को देखें, और जो सेकेंड चैप्टर है या इंडो चाइना, वियतनाम पे भी है, तो उसमें भी क्या रहा, वियतनाम भी फ्रांस का मैंडेट रहा एक लॉन्ग टाइम तक। तो इन वियतनाम एंड सेवरल अदर colonies, the growth of modern nationalism is
immediately connected to the anti-colonial movement, people began discovering their unity in the process of their struggle with the colonialism. जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, यानी कि जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज की ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉलोनीज थी, चाहे वह नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट हो, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट हो, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट हो, एशिया कॉन्टिनेंट हो, तो डिफरेंट डिफरेंट, चाहे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, डच, तो इन सब की क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में कॉलोनीज थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को रन करने के लिए उनको रॉ मटेरियल की नीडेड हुई, और जो प्रोडक्शन था उनके लिए मार्केट चाहिए था। तो कॉलोनिज्म का दौर चला। जब 15th सेंचुरी में जब इन्वेंशन का एज चला, स्पेशल रूप से कोलंबस, वास्को डी गामा और डिफरेंट टाइप के जो नेविगेटर्स थे, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की जब सर्च करना स्टार्ट किया, उसके बाद एक कोलोनाइजेशन का दौर चला। इस समय यूरोप की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, साथ ही साथ वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आया, मॉडर्नाइजेशन आया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि कॉलोनीज को बनाने का काम किया। क्योंकि यूरोप की जो क्लाइमेट है वह जिस इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, उस इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के फेवरेबल नहीं है। कि अगर वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज है तो कॉटन लार्ज स्केल पे, कॉटन के लिए क्या चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जबकि यूरोप सिचुएटेड है जिस लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कंडीशन में, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो लार्ज स्केल पे क्या हुए, कॉलोनियल मूवमेंट चले, और उस कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे या अदर एक कंट्री के जो एक गवर्नमेंट्स थी, जो चाहे वह डिफरेंट टाइप की कंट्री रही हो, वियतनाम रहा हो, श्रीलंका रहा हो, इंडिया रहा हो, फिर आपका अफगानिस्तान रहा हो, फिर आपके मिस्र रहा हो, तो ये सब जो लेबनान, सीरिया, ये सब क्या थे, या साउथ अफ्रीका रहा हो, ऑस्ट्रेलिया रहा हो, फिर अगर हम अमेरिका की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो एक कंट्री है, ये सब क्या थे, एक कॉलोनीज थे, एक इस डिफरेंट कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के। तो इनके अगेंस्ट, इनकी एक्टिविटीज के अगेंस्ट जब धीरे धीरे नेशनलिज्म की स्पिरिट लोगों के अंदर आई, तो इन्होंने क्या किया, उनकी एक्टिविटीज से, उनके जो कामकाज थे उससे काफ़ी, तो जो वहाँ की पब्लिक थी वो अपने अंदर क्या हुआ, एकता की भावना आई, और इन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, इसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहा जाता है। इंडिया में भी ये लॉन्ग टाइम पर चला। इसका रिजल्ट रहा कि इंडिया से या अदर कंट्रीज से एक दूसरे से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में क्या किया, एक वन कंट्री के लोगों ने अदर कंट्री के लोगों से एक सीख लिया और वहाँ पे भी मूवमेंट चलाने का काम किया। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया से ही, चाहे नेपाल में डेमोक्रेसी को लेके मूवमेंट हुए हो, रिवोल्यूशन हुए हो, म्यांमार में जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में आंग सान सू की सरकार है, आंग सान सू यही जेएनयू से पड़ी हुई है। तो वैसे जो वहाँ के प्रचंड रहे प्राइम मिनिस्टर, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशंस है कि फिर नेपाल की जो प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी, वो भी बीएचयू से ही पढ़ी थी। तो बाद में चल के जहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या मिलिट्री गवर्नमेंट थी, साथ ही साथ मोनार्की थी, तो वहाँ पे धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी को लेके मूवमेंट होने लगे, अदर कंट्री को की एक्टिविटीज़ को देख के कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, हमें भी क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना चाहिए, नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में भी क्या हुआ, अभी 4, 5, 6 ईयर्स से वो पहले की बात है, म्यांमार और नेपाल इसका एग्जाम्पल है। वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी को लेके एक लॉन्ग टाइम तक मूवमेंट चला टाइम पे, और जिसका रिजल्ट रहा कि आपके सामने है। वैसे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री मूवमेंट हुए, खास करके इंडिया में भी मूवमेंट स्टार्ट हुए। लेकिन स्टार्टिंग में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का जो वे था, तरीका जो था,
वह एक स्मॉल लेवल पे था स्टार्टिंग में, चाहे वो ट्राइबल रिवोल्ट्स रहे हो या पीजेंट्स रिवोल्ट्स रहे हो। तो अगर लिबर्टी को देखा जाए, फ्रीडम को देखा जाए, तो सबके अपने अलग अलग मायने थे इसको लेके, कोई एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। जो प्रॉब्लम्स थी, जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा लोकल लेवल पे जो इमर्ज की गई थी प्रॉब्लम, उन्हीं के अगेंस्ट ये रिवोल्यूशन या तो हो जाया करते थे, विद्रोह हो जाया करते थे छोटे लेवल पे, या कुछ मूवमेंट हो जाया करते थे जिसको कॉलोनियल गवर्नमेंट सप्रेस, ब्रूटली सप्रेस करने का काम करती थी। लेकिन जब यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, जब इंडियन पीपल, यहाँ के लोग, मिडिल क्लास जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, यूरोप पढ़ने के लिए गए, वहाँ से बैरिस्ट्री की डिग्री लेके आए मोस्टली, और फिर वहाँ की जो सिस्टम थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसको देखा, वहाँ की एक्टिविटीज़ को देखा, और जब यहाँ पे इंडिया में आने के बाद जब कंपेरिजन किया तो उनके अंदर एक नेशनलिज्म का, कि वहाँ की कंडीशन ऐसी है और यहाँ की कंडीशन ऐसी है, तो उन्होंने बाई प्रिंट मीडिया, बाई लेटर या जो भी पंपलेट लिखना स्टार्ट किया, और इंडियन पीपल्स को क्या किया, उनको अवेक करना स्टार्ट किया कि उनके अंदर की जो उनकी पैशंस थे, इच्छाएं थी, जो तभी हुई थी, उन्होंने फिर से जो हिस्ट्री था, इंडियन हिस्ट्री था, उसको रीराइट करने का काम किया गया, दोबारा लिखने का काम किया गया, लोगों को अपना पिछले समय याद दिलाया गया कि एंशिएंट टाइम में इंडिया ऐसे था, ऐसे था, वैसे था। तो फिर जाके धीरे धीरे इंडियन पीपल के अंदर क्या हुआ, एक यूनिटी की जो स्पिरिट होती है, भावना होती है, वह धीरे धीरे जगी। और ख़ास करके 20वीं सेंचुरी के सेकेंड डिकेड्स में, जब इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में जब महात्मा गांधी का एंटर हुआ, तब जाके क्या हुआ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ने एक डिफरेंट टाइप का वे ले लिया, फॉर्म ले लिया, और उस समय इंडिया में नेशनलिज्म की भावना एक लार्ज स्केल पे फैली, और तब जाके इंडिया क्या हुआ, एक यूनियन बन पाया। तो देखिए, एंड यूनिटी इन द प्रोग्रेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनिज्म। तो ये रहा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे रिलेटेड कि कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया, एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, गांधी जी के एंट्री से लेके और उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट और जो भी इसके बीच में आएंगे, उसको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे अगला वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। थैंक यू।